हेलो एवरीवन, आज हम लर्निंग हब टीम आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि अगला चैप्टर हम क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री से लेके आएंगे और इसके आप जानते हो स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से। स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे पहले आप बताइए मुझे कि मैटर से आप क्या समझते हो। मैटर वो वाला मैटर नहीं, किसी की लड़ाई होगी भाई मैटर हो गया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस ये बंद कर दो सोचना। मैटर का मतलब क्या होता है इन साइंटिफिक लैंग्वेज, वो बात कर रहा हूँ मैं। कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है भाई आपके रेस्पॉन्स देखते हुए, और जैसे अच्छा रेस्पॉन्स आएगा कॉन्फिडेंस और हाई लेवल पर होगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप किसी स्ट्रेंजर से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। थोड़ा और साइंटिफिक हो जाए तो आप क्या देखते हो, मैटर 3 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। 3 डिफरेंट फेजेस में या स्टेट्स में हो सकता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। 4th स्टेट भी कहते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, प्लाज्मा, बट उसे हम कंसिडर नहीं करते, हम थोड़ा अपना बेसिक नॉलेज पर ही रहते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। एनी सब्सटेंस जो नेचर में है वो एग्जिस्ट कर सकता है इन तीनों में से किसी भी स्टेट में, ठीक है। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा ये? टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, है ना। ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। पहली चीज़ टेम्परेचर, दूसरी चीज़ आपकी प्रेशर, ठीक है। मैटर आपका फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो सकता है और केमिकल कंपोजिशन में भी डिफर कर सकते हैं, ठीक है। मेजर फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल है डिफरेंट बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस का, वो है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच जो लगने वाली फोर्सेस है उनका नेचर कैसा है, वो फोर्सेस हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो हमने इसमें बताया बेसिकली कि पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस हैं लगने वाली, उनका नेचर डिसाइड करता है अल्टीमेटली कि सब्सटेंस क्या है, मटेरियल क्या, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, चाहे वो एटम हो, आयन हो या फिर मॉलिक्यूल हो, ठीक है। एंड द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो 2 चीज़ें निकल के आई हैं अभी तक, थर्मल एनर्जी एंड आपका क्या, इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस किस तरीके की इंटरेक्टिव फोर्सेस है बिटवीन 2 पार्टिकल्स, वेदर एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ हम देखते हैं। मान लीजिए अगर थर्मल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी क्या होता है, जो 2 पार्टिकल्स को जॉइन रखने में जो एनर्जी लगे, 2 पार्टिकल्स को, मान लीजिए 2 पार्टिकल्स आपस में बॉन्डेड, ठीक है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कह सकते हो आप, वो थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी भी कहते हो आप उसे। और एक होती है इंटरेक्टिव फोर्सेस, जो कि 2 पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड बना रही हैं। वो 2 फोर्सेस का नेचर कैसा है, बेसिकली हमें उसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हम फोर्सेस पढ़ते हैं इस चीज़ में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? पहली फोर्स आती है, अगर हम हेडिंग डालें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसे हम कितने पार्ट्स में पढ़ सकते हैं? पहला है डिस्पर्जन फोर्सेस, जिन्हें हम लंडन फोर्सेस भी कह सकते हैं। दूसरा इसमें आता है आपका डायपोल डायपोल फोर्सेस। थर्ड आता है इसमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, एंड द लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया इन्हें। सबसे पहला लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस फुल एनर्जी है भाई, आप लोग भी फुल एनर्जी के साथ बैठिए, ठीक है। इस बार क्रैक करना है नीट। या फिर लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस भी आप कह सकते हो, ठीक है। अभी तो बहुत बेसिक लेवल है क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारा, तो हम बेसिक रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक जगह नोट डाउन कर रहे हैं। इसके बाद हम सोचेंगे आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। वैसे डेफिनेटली हो गए कि जो PYQs है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे हर एक टॉपिक पर। उसके बाद हम फर्दर सोचेंगे रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है ना। आप मुझे DM करते रहिए, मैं वीडियोस लगातार बनाता रहूँगा, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं उस पर, ठीक है।
सेकंड चीज इसमें आती है क्या, सेकंड फोर्सेस इसमें आती है डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है, सही बात है बिल्कुल, डायपोल डायपोल फोर्सेस। थर्ड चीज इसमें क्या आती है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। एंड द लास्ट फोर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 4 तरीके की फोर्स हम देखते हैं कि ये 4 तरीके की फोर्सेस से हम मैटर की कौन से स्टेट को बता सकते हैं कि कौन से स्टेट एग्जिस्ट करेगी अगर ये फोर्स है तो मोस्टली, ठीक है। डिस्पर्जन फोर्स, ये लंडन फोर्स, ये बहुत ही वीकेस्ट फोर्सेस है, ठीक है ना, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये। और ये बनती किस वजह से हैं, ये बनती हैं आपकी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल एक्स्ट्रा अट्रैक्शन, जो बहुत ही छोटे समय के लिए डायपोल इंड्यूस हो जाए मॉलिक्यूल्स के बीच में या मॉलिक्यूल में जो एटम्स हो उनके बीच में, तो उसकी वजह से ही आपको ये देखने को मिलती हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन एनर्जी जो होती है दो पार्टिकल्स के बीच वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। मान लीजिए एग्जांपल अगर हम ले डिस्पर्जन फोर्सेस का, तो ये 2 पार्टिकल्स मान लीजिए, इनके बीच में डिस्टेंस r है, इनके बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स होगी वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, 6th पावर के। मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर r जितने भी टाइम्स बढ़ेगा, मान लीजिए 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो 2r हो गया, 2r की पावर 6, 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 1 2 4, 2 इंटू 2 2 1 2 2 2 4 2 3 8, ठीक है। तो करते 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 आपका क्या आ जाएगा, 64 ही आएगा ना, एक बार और देख लिया, 2 1 2 2 2 4 2 3 है ना, 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। तो अगर ये 64 होगी तो ये f/64 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, अगर ये ट्वाइस हो जाएगी तो ये f/64 हो जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए ये भी बात समझ आ गई। प्रोपोर्शनैलिटी का खेल है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके प्रोपोर्शनैलिटी पे ही बेस्ड है। मान लीजिए एक ऐसी एग्जांपल दें आप, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y की पावर 2, अगर यहाँ पर y को आप दुगना कर दोगे, y को अगर दुगना कर दोगे तो दुगने की पावर 2 हो जाएगा आपका x। तो x क्या हो जाएगा, x डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा x/2 की पावर 2। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चीज़ आपकी बढ़ेगी और जितनी बढ़ रही है ये इतनी बढ़ रही है तो ये उतनी टाइम्स घट जाएगी, ये उतनी टाइम्स घट जाएगी, और चीज़ कोई घटती है तो हम उसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो अगर ये ट्वाइस हो जाएगी मीन्स y कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 टाइम्स हो जाएगा अगर y, तो x क्या हो जाएगा, x/4 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ आपको समझ आ गई। डिस्पर्जन फोर्सेस में और चीज़ें डिस्कस करें। डिस्पर्जन फोर्सेस में क्या देखने को मिल सकता है आपको, ये नोबल गैसेस में देखने को मिलते हैं आपके, ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बात करें डायपोल डायपोल फोर्सेस की। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, 2 पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ऑलरेडी जिन पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, उनके बीच ही ये फोर्सेस लगेंगी। कौन सी फोर्स, नेक्स्ट फोर्स डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है जी। जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो आप सुनते जाइए, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी मैं डायरेक्टली आपको बोर्ड पर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एज आई ऑलरेडी told you all, anything important that I have found I will definitely write on board, and whatever I am speaking just listen carefully and remember, just for the sake of
दैट थिंग, ठीक है, ज़्यादा अंग्रेजी को, ठीक है। डायपोल डायपोल फोर्सेस की बात करें, ये फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, जहाँ पर पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा जी, ठीक है। तो जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी होती है दो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ के, और जो दो रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल के बीच होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r⁶ के। अच्छा जी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट निकल कर आई। दो केसेस बनते हैं, एक में फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी F 1/r³ के, और एक में फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r⁶ के। ये केस बनता है अगर दो स्टेशनरी वो हैं आपके, दो स्टेशनरी रखे हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस r है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी हैं, रेस्ट में है, उनके बीच में जो फोर्स है वो 1/r³ होगा। लेकिन अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स आपका मोशन में है, रोटेटरी मोशन में, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। बहुत अच्छा समझ आ रहा है, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं आया अभी तक, क्योंकि चीज़ें सिंपल जा रही हैं, ठीक है। कोई आए तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। डाउट्स पे मुझे कोई फिक्र नहीं है, डाउट्स पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट एटलीस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स का वो कॉमन डाउट होना चाहिए। ये नहीं कि भाई किसी एक का डाउट आया है 10 में से, ठीक है, उस तो फिर ऐसे तो मैं 10 वीडियो सुनानी पड़ेंगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं, पहले उसका एक एग्जांपल देख लीजिए, HCl, ठीक है। ये मान लीजिए HCl का मॉलिक्यूल है, ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव बड़ा है तो इसलिए थोड़ा हमने बड़ा बना दिया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, बीच एक फोर्स लग रही है, सिंपल सा अपना पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये आपका डायपोल डायपोल। अब बात करें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की, ये फोर्सेस की, इनमें क्या देखने को मिलता है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, सब उसके साथ ही है, डायपोल डायपोल की तरह ही है, इसमें भी डायपोल इंड्यूस्ड में भी अट्रैक्टिव हैं, पोलर के बीच हैं, बट इनमें क्या खास बात है, इनका परमानेंट डायपोल होता है, ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डायपोल। अच्छा, permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole. These forces depend on the dipole moment present in the permanent dipole and the polarizability of the electrically neutral molecule. अच्छा जी, इनकी जो वो है ना आपका डायपोल मोमेंट, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक होती है पोलराइजिंग पावर, कौन ऐसा वो है जो कितना पोलराइज कर सकता है दूसरे को, उसे तो आप कहते हो पोलराइजिंग पावर। और चीज़ एक होती है पोलराइजेबिलिटी, कौन कितना पोलराइज हो सकता है। तो इन दो चीज़ों में आप डिफरेंस समझिएगा। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकल कर आया है, ये केमिकल बॉन्डिंग फजान रूल में भी आपको मिलेगा। एक होता है पोलराइजिंग पावर, जो चीज़ें समझाने की होंगी वो बड़े आराम से समझिएगा, और एक होती है पोलराइजेबिलिटी। स्पेलिंग पर मत जाइए, भावनाओं को समझे। तो पोलराइजिंग पावर और इसमें डिफरेंस क्या होगा। पोलराइजिंग पावर, नाम से पता लग रहा है कि किसी दूसरे के लिए कोई काम हो रहा है, कौन पावर दिखा रहा है किसके ऊपर। तो पोलराइजिंग पावर, कौन कितना पोलराइज कर सकता है, पोलराइज करने की कैपेसिटी। मैं हिंदी में लिखता नहीं हूँ, बट टर्म्स ऐसी हैं जो समझने आनी चाहिए। पोलराइजेबिलिटी, ये क्या होता है, पोलराइज होने की कैपेसिटी। करने और होने में डिफरेंस है, करने और होने में डिफरेंस है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये हिला दूंगा, पोपट लाल का दुनिया हिला दूंगा, बट दुनिया हिला दी, मैंने नीट क्रैक कर दिया, उस चीज़ में डिफरेंस है। तो पावर
तो दुनिया दिखाती है, करने की बात तो सब करते हैं कि मैं बहुत पावर है कर दूंगा, बट हो किससे पाता है? जिसमें दम हो, ठीक है। तो करने का मैंने पावर के साथ क्यों जोड़ा? जिससे आपको लर्न हो जाए। लोग पावर दिखाते हैं ना अपनी कि भाई मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो करने की चीज़ कहाँ से आ रही है? पावर से, बस दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया। तो पावर पोलराइजिंग करने की कैपेसिटी और पोलराइजेबिलिटी होती है होने की कैपेसिटी, कितना हो सकता है पोलराइज कोई मॉलिक्यूल, ठीक है। बात करें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस में और आगे की चीज़ों की, तो इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r⁶ के। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो कि इंटरेक्शन एनर्जी में फोर्स क्यों लिख रहा हूँ। आप एनर्जी के टर्म्स में भी देख सकते हो, तो इंटरेक्शन एनर्जी में ई लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फोर्स में दूसरे टर्म्स में कह रहा था, ठीक है। तो इंटरेक्शन एनर्जी में आप ई कर लीजिए इसे, भाई एनर्जी की बात करें, मैं फोर्स दूसरे टर्म्स में लिया, इंटरेक्टिव फोर्स, इंटरेक्टिव एनर्जी, है ना। आप फॉर कन्वीनियंस आप ई लिखिए, ठीक है। तो इसमें भी इस केस में भी इंटरेक्टिव एनर्जी 1/r⁶ हो जाएगा। अच्छा जी, चौथा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन है जो कि मॉलिक्यूल्स में होता है हाईली पोलर, लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्वियसली हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट तो बनता ही है, नाम से पता लग रहा है। और 3 कौन ऐसे हैं, फोन से आप याद कर सकते हो, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब भी कभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो वो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। HF स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या याद रखना है, FO चाहे ऑक्सीजन हो चाहे H हाइड्रोजन हो, जब भी नाइट्रोजन हो, फोन, ये जब भी कभी हाइड्रोजन के साथ दिखे तो डेफिनेटली आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, कोई शक ही नहीं है इस बात में। तो भैया आपने 4 तरीके की फोर्स पढ़ ली हैं। थोड़ा सा चलिए आपको थर्मल एनर्जी का भी डिस्कस करा दें। थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है किसी भी बॉडी की अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। थर्मल एनर्जी, वो मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन बता दी थी बेसिकली। थर्मल एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल और उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे आप थर्मल एनर्जी कहते हो, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स की वजह से। अच्छा जी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के सब्सटेंस के। अच्छा, टेम्परेचर का क्या सब्सटेंस है, ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मोशन ज़्यादा तेज़ होगा और थर्मल एनर्जी भी अल्टीमेटली ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, एक मेजर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का किसी भी पार्टिकल के ऑफ द मैटर एंड इज दस रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को आप थर्मल मोशन भी कह सकते हो कि थर्मल मोशन किस तरीके का है किसी भी मॉलिक्यूल में या एटम में या फिर सब्सटेंस में। अच्छा, अगर बात करें थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कंपैरिजन करके देखें तो इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किस मैटर की फॉर्म में या किस मैटर के फेज में जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का काम क्या था। ये मॉलिक्यूल्स को साथ रखने का काम करती हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी का क्या काम है, मॉलिक्यूल्स को दूर रखने का काम है, क्योंकि वो मोशन करते हैं। मोशन करेंगे तो भाई एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे और इसीलिए उनका दूर रखने का काम है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो आपको जोड़ने का काम करती है और थर्मल एनर्जी आपको तोड़ने का काम करती है। तो ज़रा एक बात बताइए, अगर 2 पार्टिकल्स हैं उनके बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में, तो वो पास ज़्यादा होंगे तो वो कौन सी स्टेट प्रेफर करेंगे, वो आपकी प्रेफर करेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो गई, डोमिनेट कर गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर,
तो आपका थर्मल एनर्जी क्या करती है, दूर भेजने की कोशिश की, मोशन होगा तो भाई मुझे इससे दूर जाना है, ठीक है, तो वो दूर भेजने की कोशिश करेंगे, और अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वो गैशियस स्टेट की तरफ भागेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर और थर्मल एनर्जी में कंपैरिजन देखें, इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज़ जल्दी से, 1, 2 एंड 3। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश करती हैं, और थर्मल एनर्जी आपका दूर भेजने की कोशिश करती है। और थर्मल एनर्जी दूरियां बनाती हैं, और ये पास बुलाती है, बुलाने का मगर जाने का नहीं। ये पास बुलाती है और ये दूरियां बनाती हैं। तो जब देखो थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स जो आपस में कुछ इस तरीके से थे, हमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा तो भाई ये मोशन ज़्यादा होगा तो ये दूर भागेंगे, ठीक है, मोशन होगा तो ये दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो आई और टी से देख लेंगे, जब आई ज़्यादा होगा, फोर्सेस ज़्यादा होंगे आपस में, पास आएंगे, तो स्टेट होगी तेरी, तुम्हारी या आपकी सॉलिड। जब टी ज़्यादा होगा तो स्टेट होगी गैस। आई कम होगा, आई अगर कम होगा तो क्या होगी, गैस, और टी अगर कम होगा तो सॉलिड। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो गैस की स्टेट का, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। थोड़ी सी पहले गैशियस स्टेट की थोड़ी आपकी वो पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। पहली बात तो हाईली कंप्रेसिबल होती है कोई भी गैस हो। दूसरी बात ये प्रेशर इक्वली एक्सर्ट करती है हर डायरेक्शन में। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं सॉलिड के और लिक्विड के कंपैरिजन में। बहुत ही कम डेंसिटी होती है सॉलिड लिक्विड से, और कोई डेफिनेटली शेप और वॉल्यूम नहीं होता गैस का, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से गैस लॉज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अब आती है हमारी चैप्टर में रफ्तार पकड़ने की बारी, और हम जल्दी से फटाफट चैप्टर को ख़त्म करेंगे क्योंकि अब फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर रह गया आपका मोस्टली, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें गैस लॉज की। पहले कहते हैं बॉयल्स लॉ। सबसे फर्स्ट लॉ आता है इसमें बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जब भी हम कांस्टेंट टेम्परेचर रख दें तो प्रेशर जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का वो इनवर्सली वेरी करेगा वॉल्यूम के साथ, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। बहुत सिंपल सी बात है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। कांस्टेंट लगा सकते हो, P इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। इसका क्या मतलब है? P इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं, से के कोई भी कांस्टेंट है के उसके इक्वल हैं, यानी कि P1 और V1 का जो सम होगा वही P2 V2 का होगा और वही P3 V3 का होगा। बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी बात है। दो अगर उसका क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट है वो अगर कांस्टेंट है तो पहले की जो प्रेशर रहा होगा और पहले केस में जो वॉल्यूम रही होगी, बाद में हमने कुछ चेंजेस करे जैसे कि न्यूमेरिकल्स में करते हैं हम, तो वो उनका ही प्रोडक्ट इक्वली रहेगा, ठीक है। चाहे कितना ही बढ़ा लो कितना भी घटा लो, बट कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए पूरी प्रोसेस में। अच्छा जी, इसके बाद इसका थोड़ा आप ग्राफ देखने को थोड़ा आप वो करते हैं उत्सुकता। ग्राफ देख लीजिएगा, इसका ग्राफ कुछ इस कदर है।
पी और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी कोई चीज़ है उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है मोस्टली, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसे। थोड़ा साफ सा बना लीजिए। अब कुछ सही था। तो पी वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। ग्राफ में एक और चेंजेस हम देखते हैं, ये ऊपर ही बना लेंगे, ठीक है। 1 2 और 3, ये 3 तरीके के पी और वी में ग्राफ बन रहा है और ये 3 टेम्परेचर है T1 T2 एंड T3। अब मुझे ये बताइएगा, क्या बताएंगे आप? इनकी वैल्यूज़ आपको ये बतानी है कि T1 ज़्यादा होगा, T2 ज़्यादा होगा या T3 ज़्यादा होगा। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे कम कौन होगा और मिडिल में कौन होगा। ये ऑर्डर अरेंज करिए टेम्परेचर का फटाफट से। हो गया, चलिए अब हम बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ कांस्टेंट कर लीजिएगा हमेशा। हमने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया। अब वॉल्यूम देखिए अलग अलग उस पर जो पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ वॉल्यूम क्या ज़्यादा है, इसे मान लीजिए V1 कह दो, इसे V2 कह दो, इसे V3 कह दो। V1 V2 V3 में कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है? भाई दिख रहा है साफ साफ, V3 सबसे ज़्यादा है। तो हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पता है जिसका V ज़्यादा होगा उसका P सबसे कम होगा। तो प्रेशर तो कांस्टेंट मान रखा है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम की एक रिलेशन जो आप आगे पढ़ोगे, V और T की रिलेशन आप आगे पढ़ोगे, इसे कौन सा लॉ कहते हो? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इस लॉ को आप कहते हो चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रेशर हमने कांस्टेंट मान लिया, प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा, तो कौन सी वॉल्यूम ज़्यादा है? V3। तो टेम्परेचर भी कौन सा ज़्यादा होगा? टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा होगा? टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा कौन सा, बताइए। अरे भाई जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी टेम्परेचर भी तो वही ज़्यादा होगा। तो V3 ज़्यादा है तो T3 ज़्यादा होगा ना। तो ऑर्डर क्या हो गया? T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। हमने यहाँ ऐसे मान लिया, बहुत से लोग T1 T2 T3 ऐसे मान सकते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है भाई। हमने पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V3 ज़्यादा है तो T3 ज़्यादा होगा, कोई शक ही नहीं है। इनकी वैल्यू वो हो सकती है ना, तो T3 ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस नंबर की वॉल्यूम ज़्यादा होगी उस नंबर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात कह दी आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं फटाफट से। चार्ल्स लॉ जो हमने इसमें यूज़ किया है, नोट कर लीजिए। 1 2 एंड 3 स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का कहता है भाई वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो हमने अभी बात की। एट कांस्टेंट प्रेशर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। कुछ ऐसा ही है क्या? बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा ही है। ये V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, कुछ भी कह सकते हो भाई, एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ हैं, इक्वेशंस एक दूसरे पर रिवॉल्व कर रही हैं आपस में, एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई डरने वाला कोई ऐसा इशू है नहीं, ठीक है। बात करें इसके ग्राफ की, ग्राफ ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आएगा V एंड T का। इसमें फिर हम वही डाउट पूछते हैं
ये डाउट रहा हमारा, एक प्रेशर ये है, एक प्रेशर ये है और एक प्रेशर ये है। मान लीजिए आप बात करें प्रेशर की, तो ये मान लीजिए P1 है, ये P2 है एंड ये P3 है, ये V है, ये T है। हमें प्रेशर का ऑर्डर जानना है, P1 बड़ा है या P3 बड़ा है सबसे, या P2 बड़ा है, ठीक है। तो प्रेशर के एक चीज़ को किसी कांस्टेंट मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमें वॉल्यूम देखनी है अलग अलग उस पर, जहाँ भी ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन और ये लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर V1 हो गया, V2 हो गया एंड ये V3 हो गया। अच्छा, ये T इधर जा रहा है और ये V इधर जा रहा है। कौन सा ज़्यादा है? V3 ज़्यादा है। और V और P में क्या रिलेशन था भाई? V और P में रिलेशन बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इनवर्सली था। अब V3 ज़्यादा है तो P3 सबसे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, क्योंकि डायरेक्टली तो है नहीं। तो जिसका V ज़्यादा होगा उसका P कम होगा। तो V किसका ज़्यादा है? 3 का। तो P किसका सबसे कम होगा? P किसका कम होगा सबसे? 3 का। तो P3 सबसे कम होगा। क्या ऐसा सही कह रहा हूँ मैं? ये क्या मैं बिल्कुल सही कह पा रहा हूँ? क्या ऐसी ही बात है? आप लोगों ने भी यही सोचा? तो ये गलत सोचा। ये गलत इसलिए सोचा क्योंकि ये V3 को इंटरसेक्ट कौन कर रहा है? P1 कर रहा है ना। तो ये तो हमने अपनी तरफ से लिया है 3, 2, 1। इसे V ही रहने दो। V सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, किस पे आ रहा है, ये देखना है हमें। तो P1 पे V सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो P1 सबसे कम होगा। जिसका V सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो P1 सबसे कम होगा, फिर P2 होगा और सबसे ज़्यादा होगा आपका P3, क्योंकि P3 पे वॉल्यूम सबसे कम आ रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन में मुझे क्या था, इस तरीके से कुछ, ठीक है ना, T3, T2, T1, शायद ये लिया था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, P एंड V। अब देखते हैं हमने क्या चीज़ मानी थी कांस्टेंट, हमने ये चीज़ प्रेशर कांस्टेंट माना था। V सबसे ज़्यादा T1 पे आ रहा है, तो V सबसे ज़्यादा T1 पे आ रहा है, तो T1 सबसे ज़्यादा होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे V3 मान लिया, तो V3 को सबसे ज़्यादा, यानी कि T3 को सबसे ज़्यादा कर दिया था शायद। ठीक है, तो ये मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, इसीलिए मैंने ये मिस्टेक आपसे करवा दी। मैं मिस्टेक के आंसर थोड़ा लेट देता हूँ, आपको लगता होगा कि भाई मिस्टेक पे मिस्टेक हो जा रही है। मिस्टेक जानबूझ के कराई जा रही हैं, और ये ऐसे इस तरीके से कराई जा रही हैं जो आपको पता ना लगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ये पॉइंट आउट ज़रूर किया होगा, ये जो ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ रखा है कि भाई ये है। आप बाद में मिस्टेक करते हैं, मैंने पहले ही करा दी एग्ज़ाम से, या जो भी आप टेस्ट वगैरह देते हैं, तो ये मिस्टेक कराना ज़रूरी है। इसे आप V3 मत मानना, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स इसे V1 मानते हैं, इसे V2, इसे V3। ये V3 नहीं है। ये देखना है कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर वाले कर्व पर है। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा T1 वाले, अगर प्रेशर को कांस्टेंट मान रहे हो तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा T1 वाले कर्व पर है, और T1 वाले कर्व पर है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो वॉल्यूम जिस कर्व पर ज़्यादा है उसी कर्व का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो T1 ज़्यादा होगा, देन T2 ज़्यादा होगा, देन T3 ज़्यादा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन भी सही कर लीजिएगा, और उसे पुराने वाले को रब करने की वो ज़रूरत नहीं है। पुराने वाले को के ऊपर लिखना मिस्टेक, और उसके नीचे लिखना करेक्ट फॉर्म। इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स बनाओगे ना नोट्स में, मिस्टेकन पॉइंट क्या है आपके और उसे क्या चीज़ सही है, फिर तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस केस में भी ऐसे देखिए, वही वाला मिस्टेक वाला पॉइंट निकाल लीजिएगा। तो V3 नहीं मानते हम इसे, हमें क्या मानना है, एक चीज़ कांस्टेंट मान ली प्रेशर। अब वॉल्यूम और प्रेशर में वो चीज़ टेम्परेचर कांस्टेंट मान लिया, और वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमें देखना है कि कौन से प्रेशर वाले लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आ रही है।
तो P1 पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है, तो वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो P1 सबसे कम होगा। ठीक है, ये बात भी समझ आई आपको। इसके बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो का क्या मतलब है, नोट करने लायक चीज़ है, इसलिए बोर्ड पर आ रही है। एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बिकम्स ज़ीरो। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस की वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो, उसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये उसकी एब्सोल्यूट ज़ीरो की आपकी वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने देख ली, नोट कर लीजिए 1 2 3। नेक्स्ट चीज़ क्या बात करें, नेक्स्ट चीज़ बात करें हम गेल-लुसाक्स लॉ की। ये क्या कहता है भाई हमसे, ये कहता है कि लास्ट जो रिलेशनशिप बची प्रेशर और टेम्परेचर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज़ें आपको लॉ वाइज तो अलग अलग से याद करनी पड़ रही है, लेकिन एक गैस इक्वेशन आएगी जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV=nRT होता है। इसी में आपको ये सारे लॉज देखने को मिल जाएंगे। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, गेल-लुसाक्स लॉ। ये V यहाँ जाके नीचे आ जाएगा तो P इनवर्सली हो जाएगा V के, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है आपका क्या, चार्ल्स लॉ, सॉरी ये बॉयल्स लॉ हो जाएगा। P और V का बॉयल्स लॉ, और V और T का चार्ल्स लॉ, और आपका P और T का गेल-लुसाक्स लॉ। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं एवोगैड्रो लॉ के बारे में। तो गेल-लुसाक्स का आप यही देख लीजिएगा, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ग्राफ इसका भी वही बनेगा, P और T। अब वो चीज़ कौन सा ज़्यादा है, कौन सी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ कांस्टेंट मान के फिर आप दोनों के बीच में रिलेशन या करा ही देता हूँ, उसमें कभी आप बाद में परेशान करें। परेशान क्या यार, परेशानी कैसी है आपकी, परेशान करें नहीं, परेशान हों। पोलराइजिंग पावर ना हो, पोलराइजेबिलिटी हो, करने की चीज़ ना हो, होने की चीज़ हो। कुछ भी मिक्स हो गया। तो मान लो V1 है, ये V2 है और V3 है। ऑर्डर बताओ भाई हमें, एक चीज़ कांस्टेंट मान लो। प्रेशर कौन सा ज़्यादा है, V1 पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो डायरेक्टली कर लो। V1 पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो जिस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है उसकी वॉल्यूम सबसे कम होगी, तो V1 सबसे कम होगा, देन V2, देन V3। नोट कर लीजिएगा इससे ज़्यादा। ठीक है, और क्या देखना भाई इसमें, अब तो इसमें कुछ नहीं देखना। एवोगैड्रो लॉ की बात करें, डायरेक्ट रब कर दिया जाए। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का खेल है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या बात करें, कॉन्फिडेंस आप देख पा रहे हो आज अलग ही। आपका भाई जो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ना, मुझे इंस्टाग्राम पे DM आ रहे हैं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो अल्टीमेट रेस्पॉन्स। डाउट्स पूछ रहे हो आप, है ना। अब जल्दी मैं थोड़ा क्विज़ ऑर्गेनाइज कराने की सोच रहा हूँ, अपनी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने की सोच रहा हूँ आपको एज सुन एज पॉसिबल, और रेस्पॉन्स और आपका लव शो करिए, है ना। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और आपको बायोलॉजी में भी मैं सोचता हूँ, फिज़िक्स थोड़ा हाथ तंग है फिज़िक्स में, इसीलिए फिज़िक्स को हम छुएंगे नहीं। जिस चीज़ में आप वीक हो उसमें कभी हाथ मत डालिएगा। जिस चीज़ में थोड़ी बहुत नॉलेज है उसे एनहेंस करने की कोशिश करें हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं फिज़िक्स बिल्कुल वीक है, बट इन फिज़िक्स समझाने का जो पर्पस है ना, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चीज़ आएगी एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में क्या देखते हो आप, देखिएगा डायरेक्ट भाषा में अगर देखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। डायरेक्ट तो ये कहता है आपको एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। थोड़ा एडजस्टमेंट सही हो जाए इसका, ठीक है, अब सही है। एवोगैड्रो लॉ में क्या है कि अगर कंडीशंस सिमिलर हैं
टेम्परेचर और प्रेशर की। तो अगर हम डिफरेंट गैसेस लें और उन गैसेस की इक्वल वॉल्यूम्स लें, एक गैस 5 लीटर, दूसरी गैस 5 लीटर, तीसरी गैस भी 5 ही लीटर, और उन्हें कंपेयर करें, क्या उनके मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितने ज़्यादा वॉल्यूम होगी, है ना, तो उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। जितनी वॉल्यूम बढ़ाओगे उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है। तो बात करें एवोगैड्रो लॉ की, डायरेक्टली लिखें तो भी ये, लेकिन ऐसा कब पॉसिबल होगा, कंडीशन तो होगी ना कुछ ना कुछ। तो वो कंडीशन है आपकी प्रेशर और टेम्परेचर पहली बात तो कांस्टेंट रहे, P और T कांस्टेंट रहें, और वॉल्यूम सबकी इक्वल रहे। मान लीजिए आपने लिया हाइड्रोजन, हीलियम लिया, ऑक्सीजन लिया, तीनों जो गैस हैं सारे के सारे, ये 5 लीटर है तो ये भी 5 लीटर होनी चाहिए, ये भी 5 लीटर होनी चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तभी वॉल्यूम, अगर n बढ़ाओगे तभी वॉल्यूम आपकी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो n बढ़ेगा। ठीक है, मेन चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, पीटी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद क्या देखते हैं हम, इसके बाद हम देखते हैं एसटीपी का क्या मतलब होता है। एसटीपी का मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगैड्रो लॉ, बस बात खत्म। ज़्यादा क्यों खींचना भाई किसी चीज़ को, जब कुछ इसमें है ही नहीं और तो क्यों पढ़ाना फिर। लो, आपके वो सारे ख़त्म हो गए हैं। बात करें किस चीज़ की, एसटीपी की। एक जनरल पॉइंट आया एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड फॉर्म है टेम्परेचर एंड प्रेशर की, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या हैं वो, तो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को आप क्या लिखते हो, 273 केल्विन भी लिख सकते हो। बात करें प्रेशर की, 1 एटमॉस्फेयर, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, कोई शक वाली बात है ही नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से न्यूमेरिकल्स में आएगी, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल ऑफ गैस, कोई सी भी गैस हो, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अगर ये तापमान है और ये आपका प्रेशर है तो 1 मोल गैस, दुनिया की कोई भी 1 मोल गैस इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी इस तापमान और इस प्रेशर पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई, ये नोट कर लीजिए। कर ली, ठीक है। अब बस थोड़ी सी रफ्तार हमें बढ़ानी है इस चैप्टर में। ये बीच बीच में हादसे होते रहते हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो रफ्तार कैसे बढ़ाएं भाई इस चैप्टर में, रफ्तार बढ़ानी है तो तेज़ी दिखानी पड़ेगी। तो हमें डायरेक्टली मुद्दे पर आना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे डील करेंगे। IgE बहुत ही फेमस चीज़ है, आइडियल गैस इक्वेशन है। ये बहुत ही भद्दी हैंड राइटिंग हो गई है, ये जल्दबाजी में ज़्यादा जोश भी ठीक नहीं है। आराम से लिखिए अपना छोटे उसमें आइडियल गैस इक्वेशन, कहीं किसी की गाड़ी नहीं भगी जा रही। सभी को पता होगा, 10 स्टूडेंट्स यहाँ हैं अगर, तो 10 में से 9 को तो पता ही होगा, और हम बता चुके हैं क्योंकि इसीलिए भी पता होगा। PV = nRT। सब चीज़ों को खोल लीजिए। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
टेम्परेचर नोट करिए 1 2 3। आइडियल गैस को अगर थोड़ा सा वो करें मॉडिफाई, तो इसे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। सोचिए कैसे निकाल सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, हमने बताया था आपको सॉल्यूशंस में, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी हम बात करेंगे आगे। नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। इस चीज़ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास से आप ये करते थे। इस चीज़ से आपको डेंसिटी कैसे मिलेगी? डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम सभी को पता होगा। मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, तो मोलर मास या एटॉमिक मास को हम कैपिटल एम लिखते थे और उसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते थे गिवन मास को। अच्छा, तो मुझे बताइए इसे अगर हम खोल के लिख दें इधर को, पी वी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू आर टी। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी। तो ये इसे मास अपॉन वॉल्यूम कर सकते हो, तो W अपॉन V क्या हो जाएगी? डेंसिटी। तो पी एम क्या हो जाएगा? अगर V को हम यहाँ ले आए और M को यहाँ ले आए तो पी एम हो गया, और ये W अपॉन V हो जाएगा। ये क्या चीज़ हो गई आपकी? ये डेंसिटी तो हो गई। तो डेंसिटी क्या आ गई अल्टीमेटली? पी एम अपॉन आर टी। ये डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हो आइडियल गैस की। ये बहुत इजी चीज़ आपको बता दी गई है, बहुत बेसिक चीज़ है। 11th में आपने की भी होगी, नोट कर लिया हुआ आई थिंक। बहुत ही स्पीड पकड़नी है भाई चैप्टर को, कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो न्यूमेरिकल वाइज हम देखें। इसके बाद आती है वैन वाल इक्वेशन फॉर एन मोल्स। आइडियल गैस इक्वेशन हम कर चुके हैं, अब बात करें वैन वाल इक्वेशन की। वैन वाल इक्वेशन फॉर एन मोल ऑफ गैस, ये क्या कहती है? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी ब्रैकेट V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये होती है वैन वाल इक्वेशन। इसमें एक चीज़ मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये V लिख देते हैं, यहाँ पर V स्क्वायर आएगा। तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज V माइनस एन बी, ये आपकी वैन वाल इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस A का और इस B का। तो भाई ये जो चीज़ है ये आपको बताती है मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेस। जो भी मॉलिक्यूल्स के भी एट्रैक्टिव फोर्स है उनका मेजर, तो मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेस। यूनिट जान लीजिए इसकी, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी इसकी एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2। एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 इसकी यूनिट हो जाएगी। बात करें बी की, तो बी आपको बताता है मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बी है आपका मेजर ऑफ इफेक्टिव
साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसकी भी यूनिट देखना आपको ज़रूरी है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर मोल इनवर्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट निकल करके है आपकी। और तो हमें पता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नोट कर लीजिए 1 2 3। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ हम देखेंगे। हाँ जी, तो ये चीज़ आपकी आ गई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जब भी कभी प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, वॉल्यूम लीटर्स में हो, टेम्परेचर केल्विन में हो, और मोल तो आपका मोल में है ना, या एन मोल्स एन हो, ठीक है, तब आप यूज़ करोगे 0.0821। एटमॉस्फेयर हो या फिर इसकी जगह आपको प्रेशर की जगह बार भी देखने को मिल सकता है, तब भी आप इसे ही रहने दोगे। बात करें जूल की, देखो भाई केल्विन इनवर्स से मोल इनवर्स तो सब चीज़ सेम है, डिफरेंट क्या है, एटमॉस्फेयर लीटर की जगह जूल हो गया। तो जूल में 8 पॉइंट है, कोई बड़ी वैल्यू होगी, जूल इससे बड़ा है तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी जूल में, ठीक है। अच्छा जूल बड़ा है इससे, क्या चीज़ सही कही मैंने, जूल बड़ा है इससे, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में, आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एटमॉस्फेयर बड़ा है या फिर जूल बड़ा है। क्या इनमें कोई रिलेशन भी है वो भी ज़रूर बताइएगा। क्या ये क्वेश्चन वैलिड है ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बतानी है। 8.314 जूल में, 8.314 ही अर्ग में, क्यों? क्योंकि 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं, तो ये चीज़ वैलिड होगी यूज़ करना। भाई या तो 1 जूल लिखिए या लिखिए आप अर्ग में लिख रहे हो 10⁷। यहाँ अगर सिर्फ अर्ग होता तो ये 8.314 ना होता, कुछ और होता, बट फॉर द कन्वीनियंस हमने 10⁻, कुछ लगाना बेहतर समझा डेसिमल को बढ़ाने से। तो 10⁷ अर्ग है, तब भी ये होगा क्योंकि 1 जूल में इतने अर्ग होते हैं। कैलोरी का केस आ गया तो आपको 2 लगाना है, कैलोरी का केस आ गया तो आपको 2 लगाना है, ठीक है। तो ये बात करी हमने। आर की वैल्यूज़ आपको कब लेनी है, अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स देख के आपको आर की वैल्यूज़ पुट करनी है क्वेश्चन में, क्योंकि ये मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स से। नेक्स्ट हम बात करें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। हाँ जी, तो चलिए बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या कहता है हमसे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है, मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है। तो बहुत सारी गैसेज हैं कंटेनर में, तो हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है कितना है उस कंटेनर में, ठीक है। बहुत सही बात कह दी। तो टोटल प्रेशर उस कंटेनर का होगा सम ऑफ इंडिविजुअल गैसेज के प्रेशर का, सम ऑफ इंडिविजुअल गैसेज के, मोर करेक्टली अगर कहें तो उनके पार्शियल प्रेशर का। इंडिविजुअल गैस जो होती है, मान लीजिए H2 गैस है, इसका पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिकली कोई अपना पार्शियल प्रेशर ज़रूर होगा, जिसे हम लिख देते हैं सिंबल में PH2 की फॉर्म में। तो ये पार्शियल प्रेशर है H2 गैस का, ठीक है। जहाँ भी किसी भी कंटेनर में डाल दो दुनिया के, ये प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा H2 गैस का, और इसी प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर गैस का। तो किसी कंटेनर में n नंबर ऑफ गैसेस हैं और टोटल प्रेशर निकालना है, तो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला कह देते हैं बस। एक चीज़ इसमें क्या खास बात है कि भाई कोई गैस है, उसका पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो? किसी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है तो उस गैस के मोल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर में। ये एक अलग से फॉर्मूला देखने को मिला आपको। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका टोटल प्रेशर की उसकी मोल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए
A to Z गैसेस हैं किसी कंटेनर में और हमें ith गैस का वो निकालना है, हमें ith नंबर ऑफ गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है। कोई पर्टिकुलर I गैस उठा ली हमने, A to Z गैसेस है, 26 गैसेस है, अल्फ़ाबेट 26 होता है ना, ith नंबर गैस उठा ली, तो ith गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा प्रोडक्ट के मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस के इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर के। अच्छा जी, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल गई। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ की, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। ग्राहम एक बहुत बढ़िया आपके वो थे साइंटिस्ट, जो भी कह लो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम भाई ने क्या किया, क्या बताया हमें कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बताया। मान लीजिए दो गैस हैं, तो दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या होगा। मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर का एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसमें एक गैस है 1 और एक गैस है 2। इस गैस से निकलने का जो रेट होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, कितनी गैस निकली, डिफ्यूज़ हुई है ना एक जगह से दूसरी जगह, उसे ही हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है डेंसिटीज़ के गैसेस की। रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द डेंसिटी ऑफ गैस। डायरेक्टली किसके रहेगा, प्रेशर ऑफ गैसेस के, ठीक है, डायरेक्टली प्रेशर के रहता है और इनवर्सली रहता है डेंसिटीज ऑफ गैसेस के। और साथ के साथ इनवर्सली किसके रहेगा, एक बार और इनवर्सली रहेगा मोलर मास ऑफ गैस के, मोलर मास के भी इनवर्सली, डेंसिटीज के भी इनवर्सली। ये चीज़ हमें देखने को मिली, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और इसलिए हम कहेंगे R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 अंडर रूट, क्या लिखेंगे, M2/M1। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। अच्छा जी, ये 3 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिखवा दिए गए हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड। इन्हें नोट कर लीजिएगा प्लीज़, नोट कर लिया होगा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 टाइप की वेलोसिटीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम, उनके बीच में रिलेशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहली वेलोसिटी की बात करें, उसे आप जानते हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के नाम से। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसे आप UMP से भी डिनोट कर सकते हो और इसकी वैल्यू होती है √2RT/m, ठीक है। √2RT/m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। मींस एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके 90 से ऊपर आ रहे होंगे परसेंटेज, कुछ होंगे जिनके जो फेल हो रहे होंगे बिल्कुल, और कुछ होंगे मॉडरेट लेवल पर, एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगी जितनी बहुत से स्टूडेंट्स की आ रही होगी, से 80 to 90 और 70 to 80 के बीच, तो एक मॉडरेट लेवल हो गया। तो उसी एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही प्रोबेबल हो, तो उस चीज़ को हम कहेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, या जिस परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसे आप कहोगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दूसरी बात करते हो आप किसकी, दूसरी बात करते हो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी को क्या आप देखते हो, U एवरेज अगर देखो तो ये हो जाएगी 8/πRT/m, इसकी ये वैल्यू होती है एवरेज वेलोसिटी की।
थर्ड एंड लास्ट आप बात करो RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या URMS भी लिख सकते हो आप इसको। इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है √3RT/m। RMS वेलोसिटी होती है √3RT/m। अब फटाफट से इनके बीच में रिलेशन भी देख लेते हैं। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बीच। देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा है सबसे ज़्यादा कौन है, URMS देन एवरेज देन मोस्ट प्रोबेबल। तो URMS इज़ ग्रेटर देन U एवरेज दैट इज़ ग्रेटर देन U मोस्ट प्रोबेबल। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो एक बार IIT में क्वेश्चन पूछा गया है, होप सो नीट में भी आ जाए, वो है UMP रेशो U एवरेज रेशो URMS। तो इसका रेशो क्या देखने को मिलता है आपको? इसका रेशो देखने को मिलता है 1:1.128, 1:1.128, रेशो 1.224। ये रेशो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आया आपका एक बार JEE में, IIT में। तो ये पूरी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इन्हें आप याद कैसे कर सकते हो? RT/m, √RT/m तो सब में कॉमन है। √RT/m याद रखना है 2, 8/π एंड 3। तो 8/π मीन्स एवरेज है, तो कुछ ना कुछ तो अनोखी चीज़ होगी एवरेज में। मोस्ट प्रोबेबल में 2 है, RMS में 3 है, हो गया याद। 8/π आपको थोड़ा एवरेज है तो अजीब होगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखते हो काइनेटिक गैस इक्वेशन, उसकी बात करें। हाँ जी, तो हमारा टॉपिक क्या था नेक्स्ट? चैप्टर जस्ट फिनिश होने वाला है अब। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन काइनेटिक गैस इक्वेशन आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो। बेसिकली कहते किसे हैं? मैथमेटिकली अगर हम देखें तो PV इज इक्वल टू हाफ mNc²। अब यहाँ पर mNc क्या है, P और V क्या है, चलिए ये देखते हैं, ठीक है। P और V तो आप सभी को पता होगा। P तो प्रेशर को ही कहेंगे आप, V ऑब्वियसली वॉल्यूम को कहोगे। बात करें M की, तो M यहाँ पर हम कहते हैं मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल जो है। बात करें N की, N व्हाट वी से इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। एंड C की बात करें, C को बहुत से बच्चे VRMS भी लिख सकते हैं, तो C को हम यहाँ डिनोट करते हैं RMS स्पीड से। बहुत से फॉर्मूलाज में आपको VRMS भी लिखा मिलेगा, हाफ M एन VRMS का होल स्क्वायर। हम यहाँ C कह रहे हैं RMS को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसा सूटेबल लगे वैसे लर्न कर लीजिए, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को इक्वेशन को कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, अब बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखते हो क्या, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालो वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस की, तो उसका फॉर्मूला बनता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। इसका फॉर्मूला बनता है क्या? इसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT। तो E क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2 kT। K को आप यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जानते हो। K को आप जानते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्पेलिंग पर बिल्कुल मत जाना। बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो आपकी वैल्यू होती है, वैल्यू आपकी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। के की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट बहुत ज़रूरी है। यूनिट होती है जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये आया कहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेसिकली हम कहते हैं रेशो को किसके? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के और एवोगैड्रो नंबर के। तो बेसिकली के क्या है? R अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इन्हें जब डिवाइड करते हैं तो इन्हें डिवाइड करके ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो के की ये भी याद रखना चाहिए कभी के निकालने को, वैसे पूछेंगे तो नहीं, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। के की वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए, टेम्परेचर पुट करिए, N3/2 का है, ठीक है। इसके बाद अब इस चैप्टर में लास्ट चीज़ आप देखते हो बिहेवियर ऑफ रियल गैस, या फिर कह सकते हो कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर विद रेस्पेक्ट टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली एक मेजर है कि कितना डेविएट हुई कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर से, ठीक है। एक आइडियल बिहेवियर, एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है गैस का, उससे कितना डेविएशन आया रियल गैस, जो रियल गैसेस होती हैं उनमें, ठीक है। तो डेविएशन का मेजर है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जानते हैं अगर Z1 है तो इसका क्या मतलब है? कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही होगी अगर किसी रियल गैस का Z1 है ना। और अगर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन होगा, और अगर Z की वैल्यू 1 से कम है तो आइडियल बिहेवियर से आपका नेगेटिव डेविएशन होगा। देखते हैं, Z = 1 आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी कोई भी रियल गैस। Z > 1 पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अगर Z से कम है 1 से तो आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम, क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा। आपको बस Z पता होना चाहिए कि किस गैस में क्या केस बनता है, ठीक है। तो आपको Z पता होना चाहिए बेसिकली। तो Z अगर पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव है तो नेगेटिव डेविएशन, और अगर आपका Z 1 के इक्वल है तो फिर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर ही रहा होगा। इसके बाद एक ज़रा सी, एक बहुत ही छोटी सी चीज़ हम देखने जाएंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन का क्या मतलब होता है? इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस इजीली लिक्विफेबल है। तो एक फिनोमिना है जिसमें एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए एक हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर। इस फिनोमिना को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए 1 2 3। तो लिक्विफिकेशन बेसिकली क्या है? लिक्विफिकेशन इज कन्वर्टिंग ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर, एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर, when किसी गैस को, when a gas is converted into a liquid, then this phenomena is known as liquefaction of gas। स्पेलिंग पर मत जाइएगा, liquefaction of gas, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गई। जब भी कभी, अब इसमें और आगे देखते हैं कि जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा किसी भी गैस में वो इंक्रीज होगा एक लेवल तक,
जहाँ पे मॉलिक्यूल बाइंड कर सके आपस में, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होगा। बेसिकली गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, तो जब भी कभी इस लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कि मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना लें, तो तभी गैसेस का लिक्विफिकेशन होगा। गैस से लिक्विड तभी बनेगा, ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करने लायक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख पाएँ एक दूसरे में, ठीक है। Thus, a gas can be liquefied either by cooling or applying appreciable pressure or by combined effect of both। या तो कोई गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, या तो उसे कूल कर दिया जाए, या उस पर हाई प्रेशर, एक एप्रिशिएबल प्रेशर अप्लाई किया जाए, या फिर दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन अप्लाई हो, ठीक है। और इसी में एक टर्म आती है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर को आप TC से डिनोट करते हो। क्रिटिकल टेम्परेचर को आप TC, T स्मॉल c से डिनोट करते हो। तो T स्मॉल c से आप डिनोट करते हो। ये होता क्या है, बेसिकली एक वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर एक गैस लिक्विड में आपकी कन्वर्ट नहीं हो सकती है ना, या कोई गैस आपकी लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती, लिक्विफाइड नहीं हो सकती। मीन्स अगर एक बार ये टेम्परेचर पहुंच गया किसी गैस का, तो फर्दर उसे आप कितना ही हाई प्रेशर लगा लो, कुछ भी कर लो, वो गैस ही रहेगी। अब तो मैं गैस ही रहूँगी भाई, अब मैं लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो गैस का वो टेम्परेचर जिस पर गैस ठान ले कि भाई अब तो गैस में ही रहना है, इसके ऊपर मेरे चाहे कितना ही प्रेशर लगा लो, मैं लिक्विड में चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं आप क्रिटिकल टेम्परेचर। बहुत सही चीज़ आई। तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, और वो प्रेशर जिस पर गैस में ही रहे और लिक्विड ना कन्वर्ट हो उसे क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे, और उस टाइम पर जितनी वॉल्यूम हो उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कह देंगे। तो इसी के साथ भाई हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताएं, DM कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी learning_hub HUB 599, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो हमारा। टेलीग्राम चैनल का मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। हमने एक और चैप्टर फिनिश कर लिया है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई जो मैं 4 चैप्टर करा चुका हूँ, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, उन्हें जल्दी से कवर कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे सोच रहा हूँ कि PYQ सीरीज़ भी स्टार्ट करें हम जल्दी से। अपना कोर्स ख़त्म करके पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म करेंगे, फिर एक 7 क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। तो जल्दी से आप चैप्टर्स फिनिश करते जाएं, अपनी तरफ से भी, मैं अपनी तरफ से करता ही जा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, है ना। तो भाई पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय, ठीक है।